इसके बहुत सारे वेज हो सकते हैं करने के लिए, बट मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको थोड़ा कैलकुलस इंटेंसिव वे में करो। एक बार देख लो, एनर्जी कंजर्व किया, मैं यहाँ से ओमेगा निकाल रहा हूँ क्योंकि मेरा पर्पस अल्फा निकालना है। एक बार ओमेगा निकल जाते फिर मैं अल्फा तो आराम से निकाल लूँगा। अगर सिस्टम में रफ दिया हुआ है, अगर सिस्टम में फ्रिक्शन प्रेजेंट है, फिर भी मैं कैसे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने वाला हूँ। ये वाला जो पार्टिकल है तब इसका वेलोसिटी v नहीं होगा, इसका एक वेलोसिटी यहाँ से v रहेगा और एक चलो यार, आज आ गए हम नए और क्वेश्चन के साथ। जैसे कि आप लोग को याद है, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, जो एपिसोड 1 था, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था बेसिकली एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन ऑन प्योर रोलिंग एंड कंस्ट्रेंट मोशन, जो कि बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री इंटेंसिव क्वेश्चन था। आज वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हटके होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलस इंटेंसिव क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं, अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर ऑफलाइन सेंटर में आके पूछ सकते हो। मैं बाकी वेज भी दिखा दूंगा आपको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे थोड़ा कैलकुलस इंटेंसिव वे में। ठीक है, मैं होप कर रहा हूँ कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन था आपको मजा ही आया होगा करके। लेट्स सी कि ये वाला क्वेश्चन क्या है और इसमें क्या डिमांड किया गया है। क्वेश्चन में क्या है एक बार देखिए। एक स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m दिया है जो कि अटैच टू b है। b एक पॉइंट है जो कि इस हुप में लाई कर रहा है, मे बी उसमें एक पॉइंट मास अटैच्ड है, जिसका मास क्वेश्चन में गिवन दिया है कि m। ठीक है, एक बार देख लो क्या क्या गिवन है। हुप कहाँ है, हुप का मास भी m दिया है। ठीक है, मतलब इसका भी मास m है और इस पार्टिकल का मास भी m है जो अटैच्ड है उससे। रेडियस क्वेश्चन में r गिवन है, ओके मान लिया। होल सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहाँ पे गौर करने की बात है, रफ दिया है, ये सरफेस रफ है, मतलब फ्रिक्शन प्रेजेंट है यहाँ पे, हो सकता है। द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट व्हेन बी इज डायरेक्टली अबव ए, मतलब इनिशियली बी यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे इनिशियली बी लाई कर रहा है। एंड रोल्स विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग कह दिया भैया, मतलब ये डेफिनेटली मेरा क्वेश्चन बन जाएगा प्योर रोलिंग का। कहीं ना कहीं ये तो यूज होने ही वाला है, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को तो मैं यूज करने ही वाला हूँ। ठीक है, ओके। और क्या गिवन है क्वेश्चन में, जब b एकदम इनिशियली a के ऊपर था तब हमने उसको रिलीज किया है, और हमें ढूंढना है कि फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, मतलब मुझे सिस्टम का अल्फा निकालना है, पूरे सिस्टम का अल्फा चाहिए मुझे। एक बात हमेशा याद रखना, तुम इसको टॉर्क से या फिर एक्सटर्नल फोर्स से कर सकते हो, इसके बहुत सारे वेज हो सकते हैं करने के लिए, बट मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको थोड़ा कैलकुलस इंटेंसिव वे में करो। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा एनर्जी कंजर्वेशन का भी फ्लेवर लाना चाहता हूँ, ताकि वो वाला पार्ट आपका रिवाइज हो जाए। टॉर्क वाला पार्ट के लिए मैं दूसरा और एक वीडियो बना दूंगा जिससे वो रिवाइज हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन पे मैं चाहता हूँ कि आप एनर्जी कंजर्वेशन को ढंग से अप्लाई करो और देखो कि उसको यूज करके मैं कैसे अल्फा निकाल सकता हूँ। क्योंकि इन जनरल टेंडेंसी क्या होती है, जैसी ओमेगा या फिर वेलोसिटी की बात आती है, हम लोग तब एनर्जी कंजर्वेशन यूज करते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर मुझे अल्फा भी चाहिए हो तब भी मैं एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकता हूँ, और वो कैसे करना है अभी देखते हैं। ठीक है, सो अच्छा, बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जो मुझसे पूछने वाले कि अगर सिस्टम में रफ दिया हुआ है, अगर सिस्टम में फ्रिक्शन प्रेजेंट है, फिर भी मैं कैसे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने वाला हूं। तो उन सब के लिए मेरा आंसर ये है कि भाई, अगर एनर्जी कंजर्वेशन का मैं लिखूँ ना, क्या होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन के ई। ये मुझे पता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम होता है। अगर मैं फिलहाल के लिए इसको नेग्लेक्ट कर दूं और मैं बोलूँ कि ये भी चलो जीरो है, तो मेरा ये आता है यू आई प्लस के आई इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। ये हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा है ऑलरेडी, बट इसमें एजम्पशन हमने ये लिया था कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो है। ये चीज़ गौर करो, ये वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव जीरो है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो नहीं है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट वर्क डन अगर जीरो हुआ तभी एनर्जी कंजर्व होगा। समझ रहे मैं क्या बता रहा हूँ? एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। सिस्टम में फ्रिक्शन हो सकता है, फ्रिक्शन नहीं भी हो सकता है, फ्रिक्शन होने के बाद भी एनर्जी कंजर्व हो सकता है अगर जो फ्रिक्शन है उसका वर्क डन जीरो है तो, जैसा प्योर रोलिंग में होता है। प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन प्रेजेंट हो सकता है, बट उस फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो होता है, क्योंकि इस पॉइंट का जो रिलेटिव मोशन है वो जीरो होता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मैं आराम से बोल सकता हूँ कि सिंस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज जीरो, सिंस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज जीरो, कौन से केस में, इन प्योर रोलिंग
मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कंजर्व्ड। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन को मैं टॉर्क से भी कर सकता हूँ, बट मैं एनर्जी से कर रहा हूँ क्योंकि एनर्जी से ओमेगा निकलेगा, ओमेगा से मैं अल्फा निकालने की कोशिश करूँगा। मुझे एक नया मेथड दिखाना है कि जिससे एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू भी अल्फा निकल सकता है। जनरली स्टूडेंट का परसेप्शन ये होता है कि जब ओमेगा या फिर वेलोसिटी चाहिए तभी मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा, या फिर जब मुझे बस अल्फा चाहिए तब मैं टॉर्क इक्वेशन लगाऊंगा, बट मैं एनर्जी कंजर्वेशन से भी अल्फा निकालूंगा आज। ठीक है, तो भैया देखते हैं अभी सॉल्व कैसे करना है इस चीज़ को। हुप दिया था, हुप कहाँ पे था, एकदम टॉप में था। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि मुझे क्योंकि अल्फा चाहिए, मैं एक रैंडम एंगल थीटा लेता हूँ और इस थीटा पे मैं इसका एनर्जी कंजर्व करूँगा। करेक्ट, कैसे कंजर्व करूँ? मुझे पता है कि इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे और फाइनली पार्टिकल यहाँ पे है। मैं इसको एक रेफरेंस लेवल मान लेता हूँ क्योंकि कोई भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने से पहले मुझे रेफरेंस लेवल जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा ये रेफरेंस लेवल है, मास m इनिशियली यहाँ पे है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी mgr हो जाएगा, ऑब्वियस है। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी mgr cos थीटा हो जाएगा। मैं फिलहाल एक जनरल थीटा के लिए कर रहा हूँ, मैं अल्टीमेटली थीटा को 90 पुट कर दूंगा, तो आपके पास एक जनरल रिजल्ट भी आ जाएगा। अल्टीमेटली 90 पुट कर देना। ठीक है, अब देखते हैं कैसे लिख सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन। पार्टिकल इनिशियली एकदम ऊपर था, मैं टोटल एनर्जी कंजर्व कर रहा हूँ। ठीक है, यूजिंग कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी। तो मुझे पता है कि यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल होता है। बेसिक सा ही इक्वेशन है, बट इसका एप्लीकेशन आना चाहिए तुमको। ठीक है, यू इनिशियल क्या लिख सकते हो? यू इनिशियल को, पार्टिकल इनिशियली एकदम टॉप पे था, मैंने रेफरेंस सेंटर से लिया तो ये mgr हो जाएगा, कोई शक वाली बात नहीं है इस पे। इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट पे था, काइनेटिक जीरो हो जाएगा। उसके बाद यू फाइनल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, क्योंकि अब पार्टिकल थोड़ा नीचे आ चुका है, मुझे पता है कि mgr cos थीटा पे मैंने देख लिया ऑलरेडी। अब काइनेटिक, भैया यहाँ पे काइनेटिक में थोड़ा सा इशू बच्चों को आता है। काइनेटिक यहाँ पे दो चीज़ों का है, एक हुप का है और एक पार्टिकल का है। हुप जो है वो CRTM कर रहा है, वो घूम भी रहा है, वो आगे भी बढ़ रहा है। बट जो पार्टिकल है ना, उसका वेलोसिटी आप लीनियरली लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक सिस्टम, मान लो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, एक बार देख लो। अगर मान लो सिस्टम यहाँ पे है, ठीक है, और ये मान लो प्योर रोलिंग कर रहा है, ठीक है, ऑलरेडी प्योर रोलिंग कर रहा है। अगर यहाँ पे एक पार्टिकल है थीटा एंगल पे, इसका एक वेलोसिटी होगा इस तरफ v, और ऐसे ही घूम रहा है ओमेगा से और प्योर रोलिंग कर रहा है, मतलब आर ओमेगा वी के इक्वल होगा, तो यहाँ पे भी एक v होने वाला है। करेक्ट, बहुतों को ये फॉर्मूला एकदम रटा रटा भी होता है। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। v और v दोनों इक्वल वेक्टर्स है, बीच का एंगल थीटा है। मुझे पता है अगर दो इक्वल वेक्टर्स हो, उसका बीच का एंगल थीटा हो, तो v नेट को मैं आराम से लिख सकता हूँ 2v cos थीटा बाई 2। वेक्टर का कॉन्सेप्ट है एकदम ये, दो इक्वल वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा हो तो उसका रिजल्टेंट 2v cos थीटा बाई 2 होता है। मतलब ये जो b पॉइंट है, यहाँ पे जो मास m है, उसका वेलोसिटी ये होने वाला है बस, और ये जो हुप है उसका रोटेशन भी होगा, उसका ट्रांसलेशन भी होगा, दोनों होगा। तो यहाँ पे मैं काइनेटिक क्या लिखूंगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल मास m प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ हुप, दोनों का ही मास स्मॉल है इनफैक्ट, बट मैं ये लिख रहा हूँ, मतलब मैं वो पॉइंट मास की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं? mgr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये बेसिक सा एनर्जी का इक्वेशन मैंने लिख दिया है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m क्या है? हाफ m v स्क्वायर, v स्क्वायर क्या है? 2v cos थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। ओके, काइनेटिक एनर्जी स्मॉल मास m मैंने लिख लिया है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ हुप लिखना है। हुप का एक रहेगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक रहेगा रोटेशनल। रोटेशनल में मुझे पता है कि हुप है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर है और साथ में ओमेगा स्क्वायर रहेगा। करेक्ट, मुझे अगर अल्फा चाहिए तो मैं पहले ट्राई करूंगा ओमेगा निकालने का। जैसे ही मैं ओमेगा को डिफरेंशिएट करूंगा किसी भी चीज़ के, मतलब आइदर मैं थीटा के रिस्पेक्ट पे करूंगा या फिर टाइम के रिस्पेक्ट पे, मैं अल्फा का इक्वेशन निकाल सकता हूँ, बट मुझे पहले ओमेगा निकालना पड़ेगा। इसके लिए एक बार देखते हो ओमेगा कैसे निकलेगा। यहाँ से हर तरफ से m m m m को कैंसिल आउट कर सकता हूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई करो भैया, तो 2gr 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे बचेगा 4v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे बचेगा वापस v स्क्वायर, और इस r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को भी हम v स्क्वायर लिख सकते हैं।
तो यहाँ से जो वी स्क्वायर की इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 2GR 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2। करेक्ट। यहाँ से देख लो अभी कैलकुलस इंटेंसिव क्वेश्चन ही बनने वाला है धीरे धीरे। तो वी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2GR 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, एक काम करो 2 से कैंसिल आउट ही कर दो, ज़रूरत नहीं है 2 की यहाँ पे, तो बस जी लिख दो यहाँ पे। GR 2 से कैंसिल करोगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1 आ जाएगा। कोई शक वाली बात नहीं, यहाँ पे बढ़ सकता हूँ मैं आगे। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1 है यहाँ पे, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा है। अगर वी स्क्वायर ये है तो मैं वी को आर ओमेगा लिख सकता हूँ ना, तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा GR 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर नीचे आएगा तो आर स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1 लिख सकता हूँ मैं आराम से। यहाँ तक भी कोई शक वाली बात नहीं है। एक बार देख लो, एनर्जी कंजर्व किया, मैं यहाँ से ओमेगा निकाल रहा हूँ क्योंकि मेरा पर्पस अल्फा निकालना है। एक बार ओमेगा निकल जाते फिर मैं अल्फा तो आराम से निकाल लूंगा। यहाँ से एक आर कैंसिल आउट होगा, तो मेरा फाइनल जो ओमेगा स्क्वायर की इक्वेशन बनता है वो बनता है G 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1। अब मुझे इससे अल्फा निकालना है क्योंकि मुझे एक्चुअल आंसर अल्फा ही चाहिए। अब भैया देख लो कि ओमेगा स्क्वायर क्या है। ओमेगा स्क्वायर है G 1 माइनस कॉस थीटा बाई कितना दिया है 2R इंटू 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस 1, R मल्टीप्लाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1। थोड़ा सा काइनेमेटिक्स याद करो। अगर ओमेगा पता है अल्फा कैसे निकालते हैं, अल्फा निकालते हैं ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। अब ऊपर वाली इक्वेशन को अगर आप थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट मार दोगे तो क्या बचेगा, 2 ओमेगा नीचे आएगा और यहाँ पे बनेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। करेक्ट। अब इसमें लग जाएगा भैया यू बाई वी रूल, यू बाई वी से जी माइनस जी कॉस थीटा, जी तो जीरो हो जाएगा, माइनस जी कॉस थीटा का बन जाएगा जी साइन थीटा। ये v ऊपर आ जाएगा u डैश v, तो r इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1। करेक्ट। माइनस, अब ऊपर वाला टर्म वापस सेम रहेगा, u v डैश करने वाला हूं मैं, v डैश पे क्या बचेगा देख लो, r तो वापस बचेगा कांस्टेंट टर्म में। ये इसमें क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका 2 बाहर रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इसका पहले 2 साइन थीटा बाई 2, पहले 2 कॉस थीटा बाई 2 होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 चेन रूल लगा दो, 2 कॉस थीटा बाई 2 उसका वापस से माइनस साइन थीटा बाई 2 और अंदर घुसो तो एक हाफ भी बचा रहेगा। बहुत कैलकुलस इंटेंसिव क्वेश्चन है ये, 1 का तो 0 हो जाएगा। और नीचे जो पार्ट बचेगा, जो नीचे पार्ट बचने वाला है, भाई इतना लंबा बन गया कि मुझे फ्रैक्शन के लिए भी लाइन खींचनी पड़ रही है। भाई बहुत लंबा क्वेश्चन है ये, ठीक है। नीचे क्या बचने वाला है देख लो अब, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर और एक आर स्क्वायर भी रहेगा नीचे। करेक्ट। u बाई वी रूल अप्लाई कर दिया। अब ये मेरा 2 अल्फा की इक्वेशन आ गया है, बट मुझे 90 पे चाहिए क्योंकि मुझे क्वेश्चन पे पूछा गया है कि अगर मेरा b पार्टिकल एकदम यहाँ पे आ जाए तो क्या होने वाला है अल्फा। तो अगर b यहाँ पे आता है तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 हो जाएगा ना। अगर थीटा 90 होता है एट थीटा इक्वल टू 90 या पाई बाई 2, क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा 1 बन जाएगा, r तो r रहेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 मीन्स 45 डिग्री, cos स्क्वायर 45 मीन्स हाफ, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई हाफ प्लस 1 माइनस ये 0 बन जाएगा 90 पे, तो बचेगा बस g 1 माइनस 0, r बाहर रहेगा, ये वापस क्या बन जाएगा 4 इंटू 1 बाई रूट 2, अंदर वापस से 45 है माइनस 1 बाई रूट 2 इंटू हाफ, और नीचे क्या बनेगा देख लो एक बार, आर स्क्वायर तो रहेगा ही, ये वापस 45 है तो 2 इंटू हाफ प्लस 1 का होल स्क्वायर। कितना बनेगा यहाँ पे, 2 2 कैंसिल, ये 2gr,
यहाँ पे 2 2 कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल, माइनस माइनस मिलकर प्लस, तो प्लस जी आर, और नीचे बन जाएगा यहाँ पे 2 2 1 तो 4 4 आर स्क्वायर। अल्टीमेटली यहाँ से अल्फा बन जाएगा कितना, वहाँ पे 3 जी आर बन रहा है, नीचे 4 आर स्क्वायर बन रहा है, यहाँ से 2 एक आएगा, तो अल्फा अल्टीमेटली आएगा 3g/8r। दैट्स द फाइनल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। भाई बहुत ही लंबा क्वेश्चन था और कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन था। आप देख सकते हो कि ओमेगा से अल्फा निकालने में कितना मेहनत लगता है। बेटर वे ये होगा कि आप इस क्वेश्चन को अगर टॉर्क से भी ट्राई करो सॉल्व करने का, ठीक है, सिस्टम को सेपरेट करो और टॉर्क अप्लाई करो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। एक बार ट्राई करके देखो कि इस क्वेश्चन को आप टॉर्क से यूज करके कैसे अल्फा निकाल सकते हो, ठीक है। ये जस्ट एक बेसिक सा मेथड मैंने दिखाया ये समझाने के लिए कि अल्फा निकालने का तरीका बस टॉर्क ही नहीं होता है, अल्फा निकालने का तरीका हम ओमेगा से भी कर सकते हैं। अगर तुम स्टक होते हो, ये एक ऐसा वेपन है ना एनर्जी कंजर्वेशन, जो कि अच्छे अच्छे सिचुएशन से तुमको निकाल के ला सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन से टेक वे लेके घर जाना है कि एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एज वेल, बट उसका वर्क डन भैया जीरो होना चाहिए, ये याद रखना आपसे, ठीक है। चलो इसी तरह नेक्स्ट एपिसोड पे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करो और सोचो और क्या क्या बन सकता है यहाँ से। चलिए मिलते हैं वापस से।